गाइस, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग। मेरा नाम है शिवम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है जो कि डिटर्मिनेंट का पार्ट 1 है, तो प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देख लें ताकि इस वीडियो में बताए जाने वाले सभी एग्जाम्पल और आगे आने वाले सभी क्वेश्चनों को आप ईजिली समझ सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहली प्रॉपर्टी। तो हमारी पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। इसमें कहा गया है कि द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ इट्स रो आर चेंज्ड इनटू कॉलम एंड द कॉलम इनटू रो। इसमें बताया गया है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट की रो को कॉलम में चेंज कर दें या फिर कॉलम को रो में चेंज कर दें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते। तो चलिए देखते हैं कैसे। ये हमारी एक डिटर्मिनेंट है, जिसकी हमने सभी रो को कॉलम में चेंज कर दिया है और इस डिटर्मिनेंट को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं और दूसरी डिटर्मिनेंट को डेल्टा 1 से डिनोट करते हैं। आप जानते होंगे कि रो क्या होती है। ये हमारी फर्स्ट रो है, इसको हम लिखते हैं R1, सेकंड रो को R2 एंड थर्ड रो को R3। इसी तरह कॉलम 1 को हम लिखते हैं C1, कॉलम 2 को C2 एंड 3 को C3। तो चलिए ऑर्डर 3 की डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका हम जानते हैं। सबसे पहले एक्सपेंड करना होता है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग R1। मैं रो के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आप C1 के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, मैं रो 1 के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं इसे ऑर्डर 2 में कन्वर्ट कैसे करते हैं। एक्सपेंड करते हैं तो हमारी ऑर्डर 2 में कन्वर्ट होती है। एक्सपेंड करने के लिए सबसे पहले जिस रो के अकॉर्डिंग या कॉलम के अकॉर्डिंग हम करते हैं उसका फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 लिया है मैंने, 2 को हम सबसे पहले लिख लेंगे। अब 2 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उन दोनों को हाइड करते हैं। ये हमने हाइड करी पहली कॉलम और फर्स्ट रो हाइड करी, तो हमें मिलती है 0 4 5 7। यहाँ पर लिख लिया हमने। इसी तरह 3 के कॉलम और रो हाइड करेंगे, जो वैल्यू मिलेगी यहाँ पर लिख ली। फिर सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे और 5 के इंटू में रो और कॉलम हाइड करके जो भी वैल्यू मिलती है उसे लिख लेंगे, लेकिन डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। अब ये ऑर्डर 2 में कन्वर्ट हो चुकी है। ऑर्डर 2 में कन्वर्ट होने के बाद ऑर्डर 2 को सॉल्व करने का तरीका होता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई की जाती है। क्रॉस मल्टीप्लाई आप देख सकते हैं, मैंने एरो का निशान बनाया हुआ है। 7 0 के इंटू में गया तो 0 हो गया, 5 4 के इंटू में गया तो 20 हो गया। इसी तरह पूरी डिटर्मिनेंट को ऑर्डर 2 के जो है ये दो, इनको भी सॉल्व करा तो ये वैल्यू मिलती है हमें। जब इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो 0 हो गया, 0 माइनस 20 तो 20 बचा माइनस का। माइनस के 20 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 40 आ गया। ऐसे ही 42 में से माइनस 40 करा तो 38 आया, 38 की मल्टीप्लाई 3 में करी तो 114 आ गया। इसी तरह 30 माइनस 0 करा तो 30 आएगा, 30 की मल्टीप्लाई 5 में करी तो 150 आ गया। 150 आने के बाद हम माइनस की दो वैल्यू हमें दिखाई दे रही है, तो इन दोनों को हमने कलेक्ट करा और 154 आता है और प्लस 150 करा तो माइनस की 4 वैल्यू आती है। सेम यही प्रोसेस हम डिटर्मिनेंट सेकंड में अपनाएंगे और सेकंड में अपनाने के बाद जब इसे सॉल्व करते हैं माइनस का 40 प्लस 24 प्लस 12 आता है, तो प्लस की दो वैल्यू इन दोनों को कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद हमारे पास आता है 36 और 36 माइनस जो प्लस की है और माइनस का 40 है, जब वैल्यू हमारी आएगी उसके बाद -4, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है तो माइनस की 4 ही आएगी। इससे हमारा प्रूव होता है कि डेल्टा जो है वो बराबर है डेल्टा 1 के। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। ये हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑल जीरो प्रॉपर्टी। इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम्स आर 0 देन द डिटर्मिनेंट इज 0। इसमें बताया गया है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट की एक रो या फिर एक कॉलम दोनों में से कोई सी भी हो सकती है, अगर वो रो 0 है, सभी एलिमेंट 0 है उसके, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है 0। जैसे कि आप देख सकते हैं इस डिटर्मिनेंट में हमारी सेकंड रो 0 है, तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। इसी जैसे मैंने ऊपर बताया कि डिटर्मिनेंट को ऑर्डर 3 की डिटर्मिनेंट को किस तरह सॉल्व करते हैं, उसी तरह सॉल्व करेंगे इसको भी। फर्स्ट एलिमेंट लिया, रो के अकॉर्डिंग ही कर रहा हूं मैं इसमें भी, बट मैंने इसमें लिखा नहीं है। तो इसके फर्स्ट एलिमेंट लिया, फर्स्ट रो कॉलम हाइड करी एंड रो हाइड करा, तो 0 0 5 9 मिलता हमें, तो मैंने 1 के इंटू में लिख लिया। इसी तरह 5 के इंटू में लिख लेंगे जो मिलेगी वैल्यू, इसी तरह 6 के इंटू में लिख लेंगे। लिखने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई 9 0 में गया तो 0, 5 0 में गया तो 0, सभी 0 हो गई वैल्यू, ये भी 0 आप देख सकते हैं ऊपर 0 है तो, और 0 किसी की इंटू में जाता है जब तो हर वैल्यू को वो 0 कर देता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सभी के इंटू में 0 है तो पूरी वैल्यू क्या हो गई 0। तो चलिए देखते हैं अब नंबर 3। तो ये है हमारी थर्ड प्रॉपर्टी, इसका नाम है रिपीटेशन प्रॉपर्टी। इफ एनी 2 रोल और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। इसमें बताया गया है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट की 2 रो या फिर 2 कॉलम्स अगर सेम है, आइडेंटिकल का मतलब होता है कि सेम, मतलब सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए। अगर किसी डिटर्मिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम सेम होती हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं डिटर्मिनेंट 1 2 3 एंड R1 सेम है और R3 सेम है 1 2 3। तो जब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं
तो हम लिखते हैं यहाँ पर एक्सपेंडिंग अलोंग R1 वी गेट। तो हम जब हम एक्सपेंड करते हैं तो हमें मिलती है ऑर्डर 2 में, हम कन्वर्ट करने के बाद हमें ये कुछ डिटर्मिनेंट्स मिलती हैं ऑर्डर 2 की। 1 के इनटू में 5 7 2 3, ये देखिए हमने हाइड करा तो हमें 5 7 2 3 मिला। इसी तरह 2 लेंगे और 3 लेंगे, ये हमारी ऑर्डर 2 में कन्वर्ट हो चुकी है। ऑर्डर 2 में कन्वर्ट होने के बाद मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 5 करेंगे तो 15 आ गया, 2 इंटू 7 करेंगे तो 14 आ गया। इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे और इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाती हैं। वैल्यूज आने के बाद 50 माइनस 40 करेंगे तो 1 आएगा, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। 24 माइनस 7 करेंगे तो 17 होगा, 17 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 34 हो गया। इसी तरह 16 माइनस 5 करेंगे तो 11 होगा, 11 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 33, ये हमने लिख लिया। 33 प्लस का और 1 प्लस का, तो 33 और 1 34 हो गया, और माइनस का 34 कैंसिल हो गया आपस में, तो हमारा ये प्रूव हो गया 0। अब चलिए चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 पर। तो ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी, इसका नाम है हमारा स्विचिंग प्रॉपर्टी। इसमें कहा गया है कि द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट चेंज इट्स साइन। इसमें बताया गया है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट की 2 रो या फिर 2 कॉलम को जब हम आपस में चेंज कर देते हैं यानी इंटरचेंज कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट का साइन क्या होता है, वो अपोजिट हो जाता है। यानी अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी वैल्यू उसकी, अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो नेगेटिव, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर मैंने R1 को R3 से चेंज कर दिया है, जैसे कि देख सकते हैं 2 3 5 को हमने R3 की जगह लिख दिया, और R3 जो था उसे R1 की जगह लिख दिया। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो मैंने इसमें बताया नहीं है, स्टार्टिंग की 3 प्रॉपर्टी में मैंने आपको सॉल्व करना बताया है। जब आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगी माइनस की 4 वैल्यू, और जब हम इस डिटर्मिनेंट को चेंज करते हैं तो उसके बाद आती है हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू। तो आप देख सकते हैं ये प्रूव होता है कि अगर डिटर्मिनेंट की 2 रो या 2 कॉलम को आपस में चेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट का साइन जो है वो चेंज हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं -4 एंड +4। तो ये है हमारी 5th प्रॉपर्टी, जिसका नाम है स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए रो कॉलम और ए डिटर्मिनेंट are multiplied by a non-zero constant, then the determinant gets multiplied by the sum constant। इसमें बताया गया है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में किसी नॉन जीरो कांस्टेंट वैल्यू की अगर मल्टीप्लाई कर दें तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो होगी वो उस नॉन जीरो कांस्टेंट वैल्यू के मल्टीपल होगी। तो चलिए समझते हैं इसे एग्जांपल के थ्रू। ये हमारी एक डिटर्मिनेंट जिसकी वैल्यू है 15 35 45 1 3 4 3 7 9। तो इसको मैं कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 15 को मैंने लिख लिया 5 इंटू 3, 35 को 5 इंटू 7, 45 को 5 इंटू 9। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट रो में 5 सभी के इंटू में, तो फर्स्ट रो से मैंने 5 कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद हमारे पास वैल्यू बचती है 379 134 379। तो अभी हमने इससे लास्ट वाली प्रॉपर्टी में पढ़ा कि अगर किसी डिटर्मिनेंट की 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हैं यानी सेम है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाती है 0। तो देख सकते हैं यहाँ पर 0 हो चुकी है वैल्यू हमारी। लेकिन जो हमारे ऊपर बताया गया कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में नॉन जीरो वैल्यू की कांस्टेंट वैल्यू की अगर मल्टीप्लाई कर दें तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू उस नॉन जीरो कांस्टेंट वैल्यू के मल्टीपल हो जाती है। जैसे कि देख सकते हैं मल्टीपल में 5 था, ये यानी कि हमारी कांस्टेंट वैल्यू है जो कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू के मल्टीपल हो चुकी है। तो चलिए अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 की। तो ये है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6, जिसका नाम है सम प्रॉपर्टी। सम प्रॉपर्टी को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है जो कि थोड़े अलग फॉर्म में है, यानी कि इसमें सेकंड जो रो जो है उसमें टर्म्स जो है हमारी 2 हैं। तो आप देख सकते हैं जितने किसी डिटर्मिनेंट में जितनी टर्म्स होंगी ना किसी रो या कॉलम की, उस डिटर्मिनेंट को हम उतने ही पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं a प्लस आई 2 टर्म्स में है, यानी इसमें 2 टर्म है, a फर्स्ट टर्म हो गई और i सेकेंड टर्म हो गई। तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। हमारी फर्स्ट डिटर्मिनेंट जो बनती है इससे ही वो बनती है, फर्स्ट टर्म को लेंगे हम, फर्स्ट टर्म को लेंगे सेकंड रो के ए बी एंड सी सभी को लिख दिया हमने। बाकी जो ए बी सी ऊपर वाली फर्स्ट रो का है और नीचे थर्ड रो का है उसे एज इट इज नोट कर लिया हमने, और जो इसका फर्स्ट टर्म है उसे यहाँ पर नोट कर लिया, और जो सेकंड वाला है आई जे के उसको हमने सेकंड डिटर्मिनेंट में लिख दिया। अब इससे क्या होगा, हमारी कोई भी डिटर्मिनेंट अगर 2 या 3 या 4 किसी भी कितने भी टर्म में हो उस डिटर्मिनेंट को उतने भाग में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों डिटर्मिनेंट को ऐड करते हैं तो वापस से हमारे पास यही आएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं 7th प्रॉपर्टी, जो कि हमारी है ट्राइंगल प्रॉपर्टी। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट अबव और बिलो द मेन डायगोनल कांस्टेंट कंसिस्ट ऑफ जीरोस देन द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। इसमें बताया गया है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट की डायगोनल पार्ट जो है
अगर उसके ऊपर के 3 एलिमेंट, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाले 3 एलिमेंट 1 2 3, या फिर नीचे के 1 2 3 अगर 0 हैं, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, जो हमारी डायगोनल है उसके मल्टीपल होगी, यानी उसके प्रोडक्ट के बराबर होगी। जैसे कि लिखा हुआ मैंने, ये हमारी एक ही है, इसे मैंने इस फॉर्म में भी हो सकती है, इस फॉर्म में भी हो सकती है, और आप देख सकते हैं 2 और बनाए हुए हैं मैंने नीचे। डायगोनल ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। बट डिपेंड करता है कि वैल्यू ऊपर 3 0 होनी चाहिए बस, चाहे तो ऊपर 3 0 हो या फिर नीचे 3 0 हो, उससे फर्क नहीं पड़ता कि डायगोनल वैल्यू इस तरीके से मिलती है हमें या इस तरीके से मिलती है। अगर मिलती हैं तो उसकी जो वैल्यू क्या होगी, जो डायगोनल वैल्यू के प्रोडक्ट के बराबर होगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।